हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी को ठीक करने के लिए। सीवियर फॉर्म का मतलब है अगर बहुत ज़्यादा एक्नी निकल रहे हैं वो होता है सीवियर फॉर्म। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी की प्रॉब्लम है तो वो जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर लेगा, सैलिसिलिक एसिड यूज कर लेगा, डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर लेगा, यानी कि आइसोट्रेटिन के अलावा और सारी की सारी जो ट्रीटमेंट होती है एक्नी को ठीक करने के लिए वो यूज कर सकता है। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में। अगर कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा एक्नी की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो ही नहीं पा रही है, उसने बहुत ज़्यादा दवा यूज़ कर ली, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड भी, सैलिसिलिक एसिड भी, किसी भी एंटी एक्नी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट में ऑप्शन बचता है आइसोट्रेटिनोइन का, है ना। तो जिस पेशेंट को सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है और वो किसी अदर एंटी एक्नी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर यूज करता है आइसोट्रेटिनोइन दवा। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी को ठीक करने के लिए। तो डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल। लेकिन ये कैप्सूल देने से पहले जो डॉक्टर है वो ब्लड टेस्ट करता है पेशेंट के। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, क्यों किए जाते हैं ये धीरे धीरे इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं डोज की, कि डॉक्टर के द्वारा कितना डोज आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल का दिया जाता है। तो इसकी जो एडल्ट डोज होती है वो होती है 0.5 mg पर केजी पर डे, यानी कि पर केजी 0.5 mg होती है और पूरे दिन की होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करना है और उसको फिर दो डिवाइडेड डोज के अंदर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो वेट है वो 40 केजी है तो उसको हम देंगे 20 mg देंगे पूरे दिन में। ठीक है, और इसको दो डिवाइडेड डोज में देंगे तो 20 mg यानी कि 10 mg सुबह देंगे, 10 mg शाम को देंगे। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक है, तो ये थी डोज। आगे बात करते हैं कि जो ये आइसोट्रेटिनोइन दवा है ये कब नहीं दी जाती है, कब रेकमेंडेड नहीं होती है। अगर कोई पेशेंट है जिसको लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या फिर किडनी की डिजीज़ है तो उसको आइसोट्रेटिनोइन नहीं दी जाती है। ठीक है, अगर किसी को हाइपरलिपिडीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि लिपिड लेवल उसके ब्लड में ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आइसोट्रेटिनोइन नहीं दी जाती है। अगर विटामिन ए का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई है तो इस कंडीशन में भी नहीं दी जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी ये हाईली टॉक्सिक होती है आइसोट्रेटिनोइन, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल यूज नहीं किया जाता है। अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो प्रेगनेंसी से पहले 3 से 4 महीने पहले आइसोट्रेटिनोइन को बंद कर दिया जाता है। तो अगर कोई वुमन प्लान कर रही है प्रेगनेंसी को तो उसको भी आइसोट्रेटिनोइन नहीं दी जाती है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन होती है ना, प्रेगनेंसी के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती है उनके अंदर भी ये नहीं दी जाती है। बच्चों के अंदर भी ये नॉट रिकमेंडेड होती है। तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो आइसोट्रेटिनोइन है वो रिकमेंडेड नहीं होती है, नहीं दी जाती है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि जो ये कैप्सूल है आइसोट्रेटिनोइन ये एल्डरली पेशेंट के अंदर सावधानी के साथ यूज किया जाता है। एल्डरली पेशेंट का मतलब क्या है, जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर की है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, कि जो आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल लिया जाता है उसको लेने के साथ साथ क्या क्या आपको सावधानियां रखनी पड़ती है। कभी भी इस कैप्सूल का यूज अल्कोहल के साथ नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी क्या सावधानी है, दूसरी सावधानी ये है, अगर कोई पेशेंट है जिसकी ट्रीटमेंट चल रही है एक्नी की और उसको डॉक्टर ने आइसोट्रेटिन दिया है, तो जब भी वो आइसोट्रेटिन यूज कर रहा है उस ट्रीटमेंट के दौरान तो वो ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता है ना। और मान लिया उसकी ट्रीटमेंट, उसका जो कोर्स है आइसोट्रेटिन का वो ख़त्म हो गया है, तो ख़त्म होने के 1 महीने के बाद भी वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 1 महीने तक नहीं कर सकता है, 1 से 1.5 महीने के बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो दो प्रिकॉशंस हैं, एक तो अल्कोहल के साथ नहीं कंज्यूम किया जाता है इसको, और दूसरा अगर कोई पेशेंट कंज्यूम कर रहा है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो दो सावधानियां हैं जो कि ध्यान रखी जाती है।
आगे बात करते हैं कि जो ये आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल है ये क्या क्या कंडीशंस कोज कर सकता है। देखिएगा, अगर कोई बिना डॉक्टर की सलाह से, है ना, अपने आप ये कैप्सूल ले रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है, ना उसको पता है कि कब लेना है ना, और दिन में कितनी डोज लेनी है, वो अपने आप से कैप्सूल को ले रहा है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। देखिए, ये जो कैप्सूल है ये डिप्रेशन कोज कर सकता है, ठीक है, साइकोसिस कोज कर सकता है, यानी कि जो थॉट्स है उनको चेंज कर सकता है, जैसे कि सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे, है ना, या फिर सुसाइडल थॉट का मतलब क्या है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, ठीक है। तो कुछ पेशेंट के अंदर देखने को मिला है कि जो ये दवा है ये लेने से डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, या फिर सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये देखने को मिलता है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आइसोट्रेटिन को कैप्सूल है ये सारी चीज़ें कॉज कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किन पेशेंट को ये जो कैप्सूल है ये सावधानी के साथ यूज किया जाता है। कोई पेशेंट है जिसको मेंटल इलनेस है, उसके अंदर ये सावधानी के साथ यूज किया जाता है, या फिर उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसके अंदर मेंटल इलनेस है ना, तो मेंटल इलनेस की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसके अंदर भी, अस्थमा पेशेंट के अंदर, डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर, या किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, या बोन प्रॉब्लम है, बोन प्रॉब्लम लाइक ओस्टियोपोरोसिस है, तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो आइसोट्रेटिनोइन है वो कॉशन यानी कि बहुत सावधानी के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल के होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में जैसे कि जो फेस और लिप की जो स्किन है वो ड्राई होने लगेगी, जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है, मसल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस यानी कि कमज़ोरी हो सकती है। तो ये सब या इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर देखने को ये साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं, किसी किसी के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इनमें से कोई भी या इनके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर देखने को मिलता है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये थे आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट। आगे बात करते हैं इंट्रैक्शंस की। क्या क्या इंट्रैक्शन आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल किन किन ड्रग्स के साथ कर सकता है। तो इंट्रैक्शंस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आइसोट्रेटिनोइन विटामिन ए के साथ इंटरेक्ट करता है, तो विटामिन ए के साथ कभी भी आइसोट्रेटिनोइन नहीं लेनी चाहिए। वो दवा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं, जैसे मिनोक्सीसाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, इन दवा के साथ भी आइसोट्रेटिनोइन नहीं लेनी चाहिए। फिनेंटोइन एक दवा होती है जो कि दौरा जब पड़ता है ना, मिर्गी का दौरा पड़ता है तो फिट्स यानी कि जो दौरे पड़ते हैं उनको ठीक करने के लिए यूज की जाती है। तो फिनेंटोइन दवा के साथ भी आइसोट्रेटिनोइन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन्स यूज की जाती हैं, जैसे बीटामेथासोन, प्रेडिनोसोलोन, है ना, डेक्सामेथासोन। तो इन दवाओं के साथ भी आइसोट्रेटिनोइन नहीं लेनी चाहिए, है ना। कुछ दवा हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती हैं, एग्जाम्पल मैंने ये लिखे हैं, तो इन दवा के साथ भी आइसोट्रेटिनोइन नहीं लेनी चाहिए। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि एक्नी यानी कि पिंपल्स को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये जो सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं, तो इनके साथ भी आइसोट्रेटिनोइन का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सब वो दवा हैं जिनके साथ आइसोट्रेटिनोइन इंटरेक्ट करती है, तो इन सब के साथ आइसोट्रेटिनोइन नहीं लेनी चाहिए। तो ये थी आइसोट्रेटिनोइन की इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल के बारे में बताया, ठीक है। आपको जो जानकारी मिली है उसको आपको याद कर लेना है। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कॉपी के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं ये लिख लेनी है, क्योंकि आपको ये आगे काम आएंगी। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये केवल से केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिला। एक तो इंट्रैक्शन आपको पता चली, है ना, इन सब के साथ आइसोट्रेटिनोइन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, साइड इफ़ेक्ट तो आपको पता ही है ना। अब जो ये इन पेशेंट के अंदर
बहुत ही सावधानी के साथ जो ये दवा है ये यूज की जाती है। यानी कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप यूज नहीं कर सकते। डॉक्टर को अच्छे से पता होता है कि किन किन कंडीशंस के अंदर कितना डोज इसको देना पड़ेगा, तो इन कंडीशंस के अंदर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उस पेशेंट को देना है ये दवाई या नहीं देना है। ठीक है। और देखिए क्या क्या कोज कर सकता है, डिप्रेशन कोज कर सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो देख सकते हो अगर कोई पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है दवाओं की, है ना, या फिर वो यूट्यूब से कुछ भी देखकर कितना भी देखकर डोज ले रहा है, तो क्या है उसको नुकसान हो सकता है। क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये बहुत ज़बरदस्त नुकसान है जो हो सकता है ना। डिप्रेशन हो सकता है, इवन सुसाइडल थॉट्स तक आ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि कोई भी जो वीडियो होती है मेरी वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। उसको प्रैक्टिकली आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है। और कोई भी दवा हो वो डॉक्टर की कंसल्ट के बिना आपको नहीं लेनी है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए मैं बार बार ये वीडियो के अंदर बोलता हूँ, क्योंकि कुछ दवा होती हैं जो सीरियस प्रॉब्लम कोज कर सकती हैं, है ना। आप कुछ भी एक दो इन्फॉर्मेशन आपको पता चली और आप वो दवा ले लेते हो। ठीक है। जैसे कि आपको आइसोट्रेटिनोइन के बारे में गूगल से यूट्यूब से ये पता चला कि ये पिंपल्स को ठीक करने के लिए काम आती है और अच्छी दवा है, और आपको डोज भी पता चल गई, लेकिन आपको उसके बारे में और कोई जानकारी है ही नहीं और आप ले लेते हो, तो फिर नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी जो वीडियो यहाँ पे दिखाई जाती है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, उसको प्रैक्टिकल यूज़ मत कीजिएगा। ओके। ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए, और ब्लड डोनेट नहीं कर सकता जो पेशेंट इसको कंज्यूम कर रहा है ना। कुछ मैंने बताया कहाँ कहाँ रेकमेंड नहीं है, इन सब कंडीशन के अंदर रेकमेंड नहीं की जाती है। खास बात क्या है, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ना। प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो भी नहीं ले सकती। प्रेगनेंसी से पहले कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने की सोच रही है तो उसको भी ये दवा बंद करनी पड़ती है ना। अगर उसकी दवा चल रही है तो प्रेगनेंसी से 3-4 महीने पहले उसको बंद करनी पड़ती है, अगर वो सोच रही है प्रेगनेंसी की प्लानिंग है तो उसकी, है ना। डोज के बारे में मैंने बताया कि डॉक्टर कितना डोज देता है। ओके। और इसका यूज़ मैंने बता दिया। सीवियर एक्ने की जो फॉर्म है उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ये लास्ट ऑप्शन होता है। अगर कोई पेशेंट जिसको जितनी भी अदर एक्नी ट्रीटमेंट है वो काम ही नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा एक्नी हो गए हैं, तो ये लास्ट ऑप्शन होता है कि उस कंडीशन के अंदर ये यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर से मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आप स्टूडेंट है ना, सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद याद करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर जैसे ही आपकी फार्मेसी पूरी हो जाती है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे स्टोर पे जाके या फिर मेडिकल के अंदर जाके, तभी आप प्रैक्टिकली जो ये दवा है ये यूज करना अच्छे से सीख पाओगे। केवल वीडियो देखकर आपको कभी भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रैक्टिकली यूज नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।